नमस्कार साथियों, विवेकानंद कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी विषय के ऊपर। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले भाषा क्या होती है? भाषा से तात्पर्य यह है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किसी न किसी माध्यम की सहायता लेते हैं। उसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। मनुष्य अपने विचारों को रखने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता लेता है, उसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। हम देखते हैं कि जो कुछ भी हम उच्चारित करते हैं उनके कुछ न कुछ हमने चिन्ह बना रखे हैं। उन चिन्हों की सहायता से हम उनका उच्चारण करते हैं। इन चिन्हों की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, हम बात करते हैं जैसे भाषा की कई भाषाएं हैं हमारे, जैसे मान के चलो हम हिंदी की बात करेंगे, हम अंग्रेजी की बात करेंगे। हम देखते हैं कि इनके उच्चारण के लिए अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ, अलग अलग प्रकार के वर्णों, अलग अलग प्रकार के अक्षरों की सहायता ली जाती है। उसी के तहत हम देखते हैं कि जैसे हिंदी के अंदर क, ख, ग इनकी सहायता ली जाती है और इंग्लिश के अंदर ए, बी, सी इनकी सहायता ली जाती है। ये सारे के सारे चिन्ह कहीं ना कहीं से उठाए गए हैं और जहाँ से उठाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी की लिपि की हम बात करेंगे तो देवनागरी है, और अगर हम अंग्रेजी की लिपि की बात करेंगे तो रोमन है। कि जो ध्वनियाँ हैं उनको कुछ ना कुछ चिन्ह दिए गए हैं, कुछ ना कुछ संकेत दिए गए हैं। उन संकेतों के द्वारा ही हम भाषा को समझ पाते हैं। भाषा को समझने के लिए उन संकेतों का आना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। बहुत बार कंपटीशनों में ये पूछा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है और सीधी वैसी की वैसी उठाकर पूछी जाती है कि भाषा किसे कहते हैं। हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की। मनुष्य द्वारा अपने मन के भावों को आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसे भाषा कहते हैं। सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है कि व्यक्ति अपने विचारों को रखने के लिए किसी न किसी माध्यम की सहायता लेता है, उसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे हम बात करते हैं विदेशों में तो वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, हम यहाँ बात करते हैं तो हिंदी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। ये क्या है? सारी भाषाएं हैं। हम बात करेंगे हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा में हम देखते हैं कि प्रत्येक भाषा के दो रूप होते हैं, उसी प्रकार हिंदी के भी दो रूप हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। कितने रूप हैं? दो, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक रूप में क्या होता है कि जो अपने भाव हैं वो सिर्फ बोलकर व्यक्त किए जाते हैं, तो ये अनपढ़ व्यक्ति के भी काम आती है और पढ़े लिखे व्यक्ति के भी काम आती है। जो लिखित भाषा होती है इसको सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपने काम में ले सकता है। वह लिखकर या बोलकर अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकता है। अब हिंदी भाषा है, इसके भी कुछ चिन्ह हैं, कुछ सिंबल हैं जिसको लिपि कहा जाता है। उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में कुल कितने सिंबल या वर्ण होते हैं। उन सिंबल को वर्ण कहा जाता है जो देवनागरी लिपि से लिए गए हैं, वहाँ से उठाए गए हैं। इसलिए हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण। हम बात करें कि एक भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या होता है, कि भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या होता है। भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या है, कि हम इसको किस क्रम में रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण। वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है भी,
क्योंकि जो हम ध्वनि निकालेंगे उसी को हम लिखित रूप देंगे तो वो क्या है, वर्ण है। जैसे हम बात करें मैं क्या है, ध्वनि है, और जब हमने इसको लिखित रूप दे दिया तो ये क्या है, वर्ण है। उसके बाद में क्या होता है, शब्द। शब्द के बाद में वाक्य, वाक्य के बाद में पद, और पद के बाद में भाषा। अगर किसी कंपटीशन में पूछा जाता है तो इसका व्यवस्थित क्रम इस प्रकार से होता है। सबसे पहले वर्ण, वर्ण या ध्वनि, उसके बाद में शब्द, शब्द के बाद में वाक्य, वाक्य के बाद में पद, और पद के बाद में भाषा। ये इसका क्या है, व्यवस्थित क्रम है। अब बात करते हैं कि वर्ण कितने होते हैं। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं भी। सबसे पहले मूल वर्ण कितने हैं, मूल वर्ण कितने हैं? तो मूल वर्ण क्या है, 44। पहला क्वेश्चन कि ये मूल वर्ण क्या होते हैं? मूल वर्ण वे होते हैं जिनकी सहायता से दूसरे वर्णों का उच्चारण होता है या दूसरे वर्ण बनते हैं, उसी को मूल वर्ण कहा जाता है। हिंदी के अंदर 44 मूल वर्ण हैं। इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें से एक है स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये 2 रूप हैं भी, स्वर और व्यंजन। जो स्वर है इनकी संख्या क्या होती है, 11 होती है, और जो व्यंजन है इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती हैं। मूल स्वर कितने हैं, 11 है। मूल व्यंजन कितने हैं, 33 है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर की, कि स्वर किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, जब इसको बोलते हैं तो किस प्रकार का उच्चारण होता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, किस प्रकार का परिवर्तन होता है। बात करेंगे स्वर की भी। स्वर की परिभाषा की बात करें कि हमारे फेफड़ों से उठने वाली जो वायु है वो बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकल जाती है। इस प्रकार की जब ध्वनियों का उच्चारण होता है तो उसे स्वर कहा जाता है। स्वरों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह स्वतंत्र होते हैं। देखो भी इसकी परिभाषा देखो, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। यानी कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से कैसे, कि हमारे फेफड़ों से उठने वाली वायु बिना किसी अवरोध के सीधी बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। इस प्रकार की ध्वनियों को स्वर के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। दूसरी परिभाषा कि इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं। ये इसकी क्या है, परिभाषा। ये 2 ही परिभाषा है जो कंपटीशन में अगर पूछी जाती है तो इन्हीं में से पूछा जाता है कि स्वर किसे कहा जाता है। अब आता है कि ये होते कितने हैं भी। हमने बात की है कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो हम उन 11 स्वरों को एक बार लिखेंगे। जो अक्सर आपने पढ़े हुए हैं भी, ए है, आ है, ई, ऊ, उसके बाद में ऋषि, फिर ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्वर 11 होते हैं, लेकिन इनकी मात्राएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। अगर मात्राएं पूछी जाती हैं तो मात्राएं क्या होती हैं, 10 होती हैं। अगर स्वर पूछे जाते हैं तो 11 होते हैं। अगर किसी कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं तो हम 11 पे टिक करेंगे। अगर मात्राएं पूछी जाती है तो हम 10 के ऊपर टिक करेंगे। अब कुछ विद्वान क्या है, इसे स्वर नहीं मानते। कारण देखो कि जो व्यंजनों का उच्चारण होता है उसी प्रकार से इसका उच्चारण होता है, यानी कि जो व्यंजनों का नियम है वो इसके ऊपर भी लगता है। कैसे, हम यहाँ क्लियर कर देते हैं
कि हम ऋतु शब्द लिखते हैं दो तरह से, दोनों तरह से ये सही है। अब ये अगर इसको हम अलग करेंगे तो इसका अर्थ क्या है कि ये रै प्लस ई से बना हुआ है। ये किसका नियम है? व्यंजन का। जब व्यंजन के नियम के अकॉर्डिंग हम चले तो ये स्वर नहीं है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी या आरबीएसई के अकॉर्डिंग इसको स्वर के अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि इसकी भी एक मात्रा है। अब हम इन सारों की मात्राएं देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसको स्वर के अंदर क्यों शामिल किया गया है। क्योंकि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, स्वर की मात्रा होती है, और जिसकी मात्रा होगी वो स्वर कहलाएगा, इसलिए इसको स्वर में शामिल किया गया है। हम बात करेंगे 10 मात्राओं की, कौन कौन सी हैं ये देखें। ये आ की मात्रा है, ये ई की, ये बड़ी ई की, ये ऊ की, ये ऊ की, ये री की मात्रा है, ये ए की, ये औ की, ये ओ की, और ये औ। ये इनकी क्या होती है? मात्राएं होती हैं। अब मात्राओं के आधार पर देखें तो ये क्या है? स्वर है, इसलिए इसको स्वर के अंदर शामिल किया गया है। बहुत से बातों में हम इनका उच्चारण भी गलत करते हैं, या हम उस बात को भी क्लियर करेंगे कि हम देखते हैं कि ये शब्द लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ग्रह। हालांकि ये ग्रह नहीं होता, गृही होता है, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है? री की मात्रा है। अगर हम इसको ग्रह पढ़ेंगे तो ग्रह यह होता है, इसका अर्थ क्या होता है? जो अंतरिक्ष में ग्रह उनकी बात की जाती है, और ये ग्रह कार्य जो हमें होमवर्क दिया जाता है उसकी बात की जाती है, तो ये क्या होता है? गृही होता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं एक शब्द जिसको हम क्या पढ़ते हैं? मात्र। ये मात्र शब्द नहीं होता, ये होता है मातृ शब्द, क्योंकि ये किसकी मात्रा देता है? री की मात्रा देता है। अगर री की मात्रा देता है तो हम री ही बोलेंगे। ये किसकी मात्रा है? ऋषि की। और जो री की ध्वनि देता है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? री ही बोलेंगे। अब हम इसका वर्गीकरण करेंगे कि स्वर, इनका वर्गीकरण स्वरों का किस प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या है भी? मूल स्वर कौन से हैं? मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं भी? 4 होते हैं हमारे हिंदी के अंदर, जिसकी हम बात करेंगे। ए है, ई है, ऊ है और ऋषि है। ये क्या है? मूल स्वर है। मूल स्वरों की बात करते हैं तो मूल स्वर क्या होते हैं? 4 होते हैं भी। ए है, ई है, ऊ है और ऋषि है। और मूल का अर्थ क्या होता है? ये हमने पहले भी जिक्र किया था कि मूल का अर्थ होता है जिनके द्वारा अन्य स्वरों का उच्चारण होगा या अन्य स्वर बनेंगे, वो क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। इसी मूल स्वर को एक अन्य नाम से जाना जाता है हर्षव। इसी मूल स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। इन्हीं मूल स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं को लघु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है भी। तो अगर आपको हर्षव स्वर पूछा जाता है तो भी ये 4 हैं, अगर एक मात्रिक स्वर पूछा जाता है तो भी 4 है, अगर लघु स्वर पूछा जाता है तो भी ये क्या है? 4 हैं। ये 4 इसकी परिभाषाएं हैं। अगर हम देखेंगे हर्षव क्या होते हैं भी? छोटे, या हम क्लियर करेंगे छोटे। एक मात्री क्या होता है कि इनके उच्चारण में लगने वाला समय, कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तब समय किस प्रकार से लगता है, कि उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ही इसका एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। लघु, ये छोटे होते हैं भी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु कहा जाता है। छोटे होने के कारण इन्हें लघु कहा जाता है। अब नंबर 2 है भी दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये क्या होते हैं भी? बड़े होते हैं। इनकी बात करेंगे हम। आ है, ई है, ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है भी। इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं के 4 नाम हैं भी।
इसको भी आगे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले वही दो हिस्सों की बात करेंगे। हम दीर्घ संधि की बात करते हैं। हमने दीर्घ संधि में देखा है कि कौन कौन से शामिल करेंगे। दीर्घ के अंदर हम शामिल करेंगे आ को, ई को और ऊ को। ये क्या है? दीर्घ है। उसके बाद में हम संयुक्त के अंदर किसको शामिल करेंगे? जो दो से मिलकर बने हुए हैं, संयुक्त के अंतर्गत ये सारे आएंगे। और उसके बाद में संधि, संधि के अंतर्गत हम किनको शामिल करेंगे? संधि के अंतर्गत हम इनको शामिल करेंगे। इनका उच्चारण कैसे होता है, ये किन से मिलकर बने हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। हम देखते हैं कि ये लगभग जितने भी हैं सारे दो दो से मिलकर बने हुए हैं। इनका वर्गीकरण भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका वर्गीकरण, ये किन से मिलकर बने हुए हैं। हम देखते हैं कि ये ए और ई से मिलकर बना है। और ये क्या है भी? आ प्लस ए से मिलकर बना है। उसके बाद में ये ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। और ये आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। ठीक है भी। इनका जो, इसी कारण इसको संधि स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये दो अलग अलग वर्णों के मेल से बनते हैं। अब ये इन पूरों का वर्गीकरण हम देखेंगे कि ये संयुक्त है और कैसे बने हुए हैं, उनका भी हम वर्गीकरण करके दिखाते हैं आपको। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आ किस किस से मिलकर बना है, तो हम बात करेंगे ए प्लस ए की। अगर ई का पूछा जाता है तो हम बात करेंगे ई प्लस ई की। अगर ऊ का पूछा जाता है तो हम बात करेंगे ऊ प्लस ऊ की। उसके अलावा जितने हैं उनको मैंने आपको वर्गीकरण कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये ए प्लस ई से मिलकर बना है और ये आ प्लस ए से मिलकर बना है। उसके बाद में फिर ओ है भी, ओ ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। और फिर औ है, ये आ प्लस ओ से मिलकर बना है। इसकी भी दो कैटेगरी है। अभी हम इसको ध्यान से देखेंगे तो देखने पे पता चलता है हमें इसकी कैटेगरी कौन कौन सी है। ये तीनों एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सजातीय स्वर कहा जाता है। सजातीय स्वर। और इनका जो मेल हुआ है वो अलग अलग स्वरों से हुआ है। हम देखते हैं कि सारे स्वर अलग अलग है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विजातीय स्वर कहा जाता है। विजातीय स्वर कहा जाता है। इसके अलावा एक तीसरा प्रकार इसका और होता है जिसको संस्कृत के अंदर प्रयोग किया जाता है, वो होता है पलुत। इनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, यानी कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो तिगुना समय लगता है। हम बात करते हैं ओम की। ओम के अंदर ये जो मात्रा है ये क्या है? पलुत कहलाती है, क्योंकि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो इसमें क्या है? तिगुना समय लगता है। ये संस्कृत में है, हिंदी में इसको शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा स्वरों का जो वर्गीकरण है वो जीवा के आधार पर है, मुख्य कर्ती के आधार पर है, या मात्रा के आधार पर हमने कर लिया है। भी तीन प्रकार के इनका वर्गीकरण होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवा के आधार पर। जिह्वा, के आधार पर। इसको समझने के लिए हम एक जीव का निर्माण करते हैं, तो इसको हम तीन हिस्सों में बांट लेते हैं भाई। सबसे पहले इसका ये अग्र भाग होता है, ये मध्य भाग होता है और ये पीछे का भाग होता है। इसको क्या कहा जाता है? अग्र भाग। इसको क्या कहा जाता है? मध्य भाग। और इसको क्या कहा जाता है? पश्च भाग। ये तीन भाग होते हैं जीव के, और इन तीनों भागों के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी अग्र भाग की। ई, ए और ऋष। इनका उच्चारण किससे होता है? अग्र भाग से होता है। कि जीव जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जीव का जो आगे का हिस्सा है वो इसमें क्या रहता है? सक्रिय रहता है। और ए शब्द ऐसा है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीव का जो बीच वाला हिस्सा है वो सक्रिय रहता है। इसके अलावा जितने भी बचते हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं भी। इसके बाद में आ है,
ऊ है, ओ है और औ है। इनको पश्य भाग में शामिल किया जाता है। ठीक है, ये तो क्या है जीवा के आधार पर। उसके बाद में क्या है मुख आकृति के आधार पर, कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी मुख की आकृति कैसी होती है। हमने देखा है कि हम जब इनका उच्चारण करते हैं स्वरों का या व्यंजनों का, तो हम देखते हैं कि हमारे मुख की आकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। उस मुख की आकृति के आधार पर हम इनको 4 हिस्सों में बांटते हैं भी। सबसे पहले है संवर्त। संवर्त इसका अर्थ क्या होता है बंद, कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो मुख क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा भी। जैसे हम बात करते हैं ई की या ऊ की, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा मुख बंद हो जाता है, ई ऊ ऊ। तो इसको क्या कहा जाता है संवर्त स्वर कहा जाता है। दूसरा क्या है भी अर्ध संवृत। अर्ध संवृत, इसके उच्चारण में क्या होता है कि आधा मुख हमारा खुला रहता है और आधा बंद हो जाता है। इसमें 2 शामिल करते हैं हम, ए और ओ। इसका तीसरा प्रकार है भी विवृत। इसमें क्या है कि अर्ध स्वर से ज़्यादा और अर्ध विवृत से कम मुख खुलता है, तो उसको कहा जाता है विवृत स्वर। जैसे आ, यानी कि इसमें जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा पूरा मुख खुल जाता है आ। उसके बाद में है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत, इसके उच्चारण के अंदर हम देखते हैं कि मुख अर्ध संवृत से कम ज़्यादा और विवृत से कम खुलता है, उसको क्या कहा जाता है अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। ये हैं भाई ए, ओ, ए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।